हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने कहा कि सर आपने सब कुछ तो हमें करा दिया, अब जो बुक वाला पोर्शन है उसको भी करवा दीजिए। देखिए बुक वाला पोर्शन में जो है ना, यहाँ से 5 क्वेश्चंस बनते हैं जिसे हम प्रश्न उत्तर कहते हैं। और आपको 10 प्रश्न टोटल दिए जाएंगे जिनमें से 5 का उत्तर करना है। ठीक है, आपके बुक में 2 पार्ट है, पहला है जी हमारा गद्य खंड और दूसरा आपका काव्य खंड। तो 5 प्रश्न रहेंगे यहाँ से और 5 प्रश्न वहां से। अगर आप दोनों में से किसी एक वाले भी हिस्से में अगर मजबूत कर लेते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको दोनों पार्ट दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो ये आपका गद्य खंड का है, दूसरी वीडियो जो मेरी आएगी वो होगी काव्य खंड की। दोनों को आप देख लीजिएगा, दोनों से मिला करके आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 13 और लगभग 13 टोटल आपके लगभग 26 चैप्टर हैं और 26 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन बनाना है। तो आप सोच लीजिए कि है ना, एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। लगभग 20% चांस है कि एक भी क्वेश्चन आने का, एक क्वेश्चन भी आने का 20% चांस है। इसलिए आप इस पर ज्यादा अति नहीं कर सकते हैं। तो हर चैप्टर से मैंने 2-2 क्वेश्चन चुना है। ठीक है, आइए पहला जो हमारा चैप्टर है नाम है जी बातचीत। और आप सभी को पता है कि इसके जो लेखक हैं, है ना, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बातचीत करने की शैली को बताया, कौन सी मतलब रियल बातचीत कैसे होता है, बातचीत नहीं होता तो क्या होता। पहला क्वेश्चन सबसे फेमस है, सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यही है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, यानी बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। सर क्या बात करते हैं, तब हम किसी चीज को मांगते कैसे, किसी से हम किसी के दिल की बात को जानते कैसे सर? तो कहते हैं जी कि अगर हम में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम गूंगा बनकर रहना पड़ता हमें, है ना, हमें गूंगा बनकर रहना पड़ता। हम दूसरों का सुख दुख नहीं जान पाते और न अपना सुख दुख दूसरों को बता पाते। एक दूसरे, है ना, एक दूसरे की कोई सहायता नहीं कर पाने, है ना, पाने के कारण हमें सामाजिक न होकर पूर्णतः जंगली बनकर जीना पड़ता। जंगली बनकर जीना पड़ता, जैसे भी पशु रहते हैं वो एक दूसरे की बातों को नहीं समझ सकते, इसीलिए वो जंगली हैं। हम मनुष्य सभ्य हैं क्योंकि हम एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसके बारे में यही लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा इस बार, कि हमें अगर अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो ये होता हमारे अंदर कि हम गूंगा बनकर रह जाते, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, एक दूसरे के दिल की बात नहीं समझ सकते। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं इस चैप्टर का कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत कनेक्ट करने का कला क्या है। तो कहते हैं जी कि यूरोप में बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप में बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात करना जानते ही नहीं, आप उनके सामने जाके बैठो, वो मुंह ऐसे घुमा के बैठेंगे, आप ऐसे, दोनों में कोई बात होगा ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में हर इंसान से बात कर लेते हैं। तो कहते हैं भाई आपके पास तो बात करने का कला है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो कहते हैं जी कि काव्य कला प्राणियों में यह विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। ऐसी कलात्मकता के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं कि सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। हर कोई दूसरों के मन पर चोट पहुंचाए बिना अपनी बात रखता है ना, इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहा जा सकता है। कहते हैं मूलतः पूरी शिष्टा, विनम्रता, शीलनता आदि के साथ बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसमें शिष्टता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, तभी वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाएगा, है ना, जिससे किसी का भी मन आहत नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो सबसे अधिक बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं जी, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। अगर दो मनुष्य बात करें तो सबसे मेन उसमें उत्तम तरीका क्या हो सकता है। कहते हैं सर मनुष्य की बात का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना है। लड़ाई कहां होती है? जहां दो लोग होते हैं। सबसे उत्तम तरीका अगर आपको बात करना है तो खुद से बात कीजिए। सर खुद से कैसे बात होता है? हाँ होता है। आप कहीं बैठे खुद से बात करें, यहाँ मत बैठो, चलो अब घर चलो, उठ के घर चले जाओ। घर में खाली बैठे क्या करते हो? पढ़ो पढ़ो। हर इंसान अपने आप में मन में बात करता है और यहां लड़ाई भी नहीं होती किसी से। कहते हैं जी कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना है, क्योंकि इसके लिए न किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी और न स्थान की। इससे कोई विरोध और विवाद का डर भी नहीं रहता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। व्यक्ति इसके माध्यम से जैसे और जो चाहे बात कर सकता है। अच्छा खराब जो बोलना अपने आप में बोलो ना, कौन रोकने वाला है। इसके माध्यम से आत्मा शुद्धि भी होती है। यह अपने आप में बड़ी साधना है। इस साधना के कारण जिह्वा नियंत्रित होती है। जिसकी जिह्वा नियंत्रित होती है वह एक प्रकार का आजाद शत्रु बन जाता है।
अजात शत्रु बन जाता है। तो यही लिखना है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है स्वयं से बात करना। इतना भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इस चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नंबर दूसरा, उसने कहा था चंद्रधर 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 शर्मा गुलेरी, इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहते हैं उसने कहा था लहना सिंह के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें। पूरा बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लहना सिंह का क्या था। लहना सिंह के बारे में लिखना है। लहना सिंह जो बॉर्डर पर गए थे लड़ने के लिए, कहते हैं जी कि उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह एक और धीर वीर निर्भीक और प्रत्युत्पन्नम तित्व का अद्भुत प्रतिभा संपन्न वीर सैनिक है। वीर सैनिक था लहना सिंह, एक वीर सैनिक था। तो दूसरी ओर निश्चल निर्मल निस्वार्थ प्रेम के कुर्बान हो जाने वाला प्रेमी भी है। वह फ्रांस बेल्जियम युद्ध में 77 सिख जमादार के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ते हैं और उसी में शहीद भी हो जाते हैं। बचपन में अलहर बालक दिखाई पड़ने वाला है ना, सयानेपन में लहना सिंह नामक वीर सैनिक बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, बस आपको यह भी याद है कि लहना सिंह के बारे में लिखें, क्या लिखना है कि लहना सिंह एक वीर सैनिक था, है ना, एक वीर सैनिक था। आप ये भी इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि लहना सिंह जो है ना, इसका यानी कि उसने कहा था, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का एक प्रमुख पात्र है और यह वीर सैनिक है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इस चैप्टर से, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलानी क्या कहता था। तुर्की मौलवी क्या कहता था जो लहना सिंह के गांव में आया था। तो कहते हैं कि तुर्की मौलवी कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जानते गए हैं, गौ नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को कहता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। तो मौलवी आकर के ना सबको डराते थे कि यहाँ पर जो भारत में गाय वगैरह कटता है, जर्मनी वाले जब भारत पर आ जाएंगे तो भारत में गाय कटना बंद हो जाएगा और बैंक उंग सब ना, राज्य सरकार सब हटने वाला है, इसलिए पैसा वैसा अगर आप लोग रखे हैं बैंक उंग में तो सब पैसा निकाल लीजिए, यही कहते थे मौलवी साहब आकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 से, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि 26 चैप्टर में 5 क्वेश्चन परीक्षा में बनाना है आपको, इसलिए एक चैप्टर में ज्यादा आप चिपक नहीं सकते, 26 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति चैप्टर के जो लेखक हैं वो जयप्रकाश नारायण हैं, जयप्रकाश नारायण। आइए पढ़ते हैं। कहते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण के विचार क्या थे। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार क्या थे। आपको पता है कि छात्र आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका जयप्रकाश नारायण की थी। तो कहते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व में जेपी सभी लोगों का सुनते थे, लोगों के अच्छे विचारों को मान भी लेते थे, परंतु नेतृत्व का अंतिम निर्णय अपने पास रखते थे। दूसरों के निर्देश पर किसी आंदोलन का नेतृत्व करना उन्हें पसंद नहीं था। यही लिखना है जेपी के बारे में कि वो सबकी बात सुनते थे पर करते अपने मन की थी, सुनते सबके थे, करते अपने मन के थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। कहते हैं कि गुलाम देश के नागरिकों को सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन करने में कांग्रेस की अग्रणी भूमिका थी, इसलिए जयप्रकाश बाबू ने कम्युनिस्ट में शामिल होने के बजाय कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस ने आजादी दिलाने में बहुत है ना अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या लिखना है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी से काफी प्रभावित थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाने में काफी मदद की थी, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी में। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा चैप्टर आता है 4 अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है स्पीड में। कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। कहते हैं जी कि ये दोनों ही बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग ने भोग विलास को जीवन का आधार विलाया, नारियों को गले लगाया,
जीवन का आनंद प्राप्त किया। नारियां उनके लिए आनंद की खान थी, किंतु निवृत्ति मार्गी तो नारियों की छाया से भी भागते थे। नारियों की छाया से भी भागते थे। ये बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, एक है बच्चों प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में वाले ने क्या किया, उन्होंने शादी विवाह किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने ये तो नारियों को देखकर ही भागते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि पुरुष में नारी के गुण और नारी में पुरुष के गुण होना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो कहते हैं कि दोनों में दोनों के गुण होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसे किसी भी परिस्थिति में दोष मानकर उचित नहीं होगा, दोष मानना उचित नहीं होगा। यानी किसी भी पुरुष में नारी का गुण हो सकता है और किसी भी नारी में पुरुष का गुण हो सकता है, इसमें कोई कमी और कोई भी खराबी वाली बात नहीं है। अगला हमारा चैप्टर आता है रोज। रोज बच्चों यानी कि इसके हैं सजिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञ। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, अज्ञ। और रोज से क्या क्वेश्चन बनते हैं ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। खूब पूछा जाता है मालती वाला क्वेश्चन, उसका घर का वातावरण कैसा था। तो उत्तर है बच्चों कि मालती के घर का वातावरण अत्यंत नीरस, सूना, उदासी भरा और यंत्रवत था। वह मशीन की तरह काम करती थी। वहां प्रेम, अपनापन आदि भावनाओं का घोर अभाव था। पति माहेश्वर रोगियों का इलाज करते करते संवेदन शुरू हो चुका था, है ना, क्या कहते हैं, संवेदन शुरू हो चुका था। बच्चा पूर्णतः चिड़चिड़ा बन गया था। मालती भी पति की तरह हो गई थी। मालती के जो पति थे वो डॉक्टर थे, इतना काम में बिजी रहते थे कि मालती को समय ही नहीं दे पाते थे। ठीक है, वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि मालती के घर की, है ना, घर का वातावरण क्या था। तो घर का यही वातावरण था जो आपने देखा, बस इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है जी कि लेखक और मालती के बीच में क्या संबंध था। तो कहते हैं कि लेखक जो है, अज्ञ जो है, मालती लेखक को दूर के रिश्ते की बहन तो लगती थी, परंतु बचपन में साथ साथ खेलते पढ़ते रहने के कारण मित्रवत संबंध था। एक तो बहुत दूर की बहन भी लग रही थी, दूसरा दोनों फ्रेंड भी था। उनमें पारिवारिक संबंधों का कोई बंधन नहीं, मित्र की तरह खुलापन था। वे एक दूसरे से स्वच्छंद होकर बात करते थे। उनके व्यवहार में भी स्वच्छंदता थी। तो हम कह सकते हैं कि वो एक तो बहुत दूर के बहन भी थे और दूसरा वो एक दूसरे को दोस्त मानते थे। बस अगला हमारा चैप्टर आता है एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक हैं भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक हैं भगत सिंह। क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कि राजनीति में भाग लेने से छात्र की एकाग्रता भंग हो जाती है, उसका मन पढ़ाई से, है ना, उचट कर राजनीति की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। एक था क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं लेना चाहिए और दूसरा क्यों लेना चाहिए। तो कहते हैं कि राजनीति में भाग लेने से छात्रों को देश दुनिया की स्थिति परिस्थिति के विषय में जानकारी मिलने लगती है। इससे उसका चतुर्दशिक मतलब चारों तरफा चतुर्दशिक मानसिक विकास होता है। छात्रों को पढ़ाई के साथ अपने देश के विषय में भी सोचना चाहिए। पारिवारिक जवाबदेही से स्वतंत्र रहने के कारण उनमें देश के लिए कुर्बानी देने की शक्ति और साहस भी होना चाहिए। इसीलिए एक छात्र को राजनीति में उतरना चाहिए। नहीं उतरने का भी कारण बताया, उतरने का भी कारण बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला चैप्टर आता है ओ सादा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है कि धागड़ शब्द का अर्थ बताइए, है ना, कि धागर शब्द का अर्थ क्या होता है। कि धागर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। इन्हें 18वीं शताब्दी के अंत में छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र से लाया गया। ये ओराव, मुंडा, लाहौर आदि आदिवासी जाति से मेल खाते हैं। इन्हें नील की खेती से सहयोग के लिए चंपारण लाया गया। इन्हें गुलामों का जीवन जीना पड़ता था। ये अपने लोगों के साथ है ना ओराव भाषा में बात करते थे तथा अन्य लोगों के साथ भोजपुरी में बात करते थे। जो धागर जनजाति के लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेज जो किसान नील की खेती कर रहे थे उसके ऊपर क्या अत्याचार कर रहे थे। कहते हैं कि गोड़ों नीलहे किसानों के साथ
पशुवत व्यवहार कर रहे थे, जानवर की तरह व्यवहार कर रहे थे। किसानों के द्वारा तनिक भी विरोध करने पर उनके घर को जला दिया जाता था। जिस मार्ग से अंग्रेज जाते थे उस पर पशु ले जाना मना था, है ना। उनसे उनसे बेगार काम लिया जाता था, उन्हें नजराने के रूप में भी देना पड़ता था। विरोध करने पर जेल में बंद कर दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। तो ये अंग्रेजों ने नीलहों के साथ किया था, चंपारण की बात, नीलहों के साथ ऐसा किया था उन्होंने। अगला अगला आता है हमारा, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीखें क्या हैं। गांधी जी के चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीखें क्या है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन परीक्षा में आसानी से बन जाएगा। कहते हैं जी कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीखें क्या हैं। उत्तर है कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीखें दो हैं। पहला है कि एक क्या लिखा है कि निर्मिकता और स्वतंत्रता, तथा दूसरी जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल कर दोषारोपण करना, अर्थात अनजाने ही किसी पर दोष आरोपण, यानी कि दोष, है ना, दोषारोपण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को पुंडलिक जी जैसा निर्भीक बनना चाहिए, निर्भीक बनना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज बताया है, एक तो कि निर्भीक बनना है, डरना नहीं है, दूसरा बिना जाने किसी के ऊपर दोष नहीं थोपना है। ये दो चीज यहाँ से निकल कर आया था। अगला आता है बच्चों सिपाही की माँ, 8वां नंबर अध्याय है अपने बुक का। इसके लेखक है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश इसके लेखक हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वह डाकिये की राह क्यों देखती है। बिस्नी और मुन्नी खूब फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इट इज इंपॉर्टेंट नहीं बोलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वह डाकिये की राह क्यों देखती है। तो उत्तर है कि बिस्नी और मुन्नी को मानक के पत्र की प्रतीक्षा है, मानक के पत्र की प्रतीक्षा है। पत्र डाकिया ही लाएगा, इसलिए वह डाकिया की राह देखती है। पत्र कौन लेके आएगा? डाकिया, इसलिए वह डाकिया की राह देखती है। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो आंसर है कि बिस्नी को अपनी बेटी मुन्नी की शादी के लिए धन की आवश्यकता थी, वह धन कमाने के लिए मानक को लड़ाई में भेजता है, पैसा कमाने के लिए ही उसे भेजता है। ये है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, है ना, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। कहते हैं जी एकांकी में एक अंक होता है, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। नाटक का संक्षिप्त रूप एकांकी कहलाता है। जब तक कोई छोटा है 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15-20 मिनट का है तो हम उसे बोलेंगे एकांकी। अगर कोई वही चीज अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, 1-2 घंटा कोई प्रस्तुति करने में 1-1 घंटा लग गया, तो वो हो गया नाटक बच्चों। क्या नाटक? तो एकांकी नाटक का ही क्या कह सकते हैं, संक्षिप्त रूप को हम एकांकी कहते हैं। अगला चैप्टर है हमारा प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह इसके लेखक हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कला और कला के लिए प्रश्न के लिए सिद्धांत क्या है। कहते हैं कि विश्व स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में कला के लिए एवं कला जीवन के लिए सिद्धांत का चलन है। इसमें कला को सिर्फ मनोरंजनात्मक रूप से में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें शास्त्रीय बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए सॉरी, ठीक है ना, मिस्टेक है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ना, इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन मुझे लगा था, प्रगीत और समाज से एक ही क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे है ना यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा जूठन। जूठन का कौन है? ओम प्रकाश, है ना। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश। जूठन से हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा और आगे क्या किया। तो आप कहानी जब पढ़ेंगे वहां बताया कि पिताजी ने लेखक को स्कूल के मैदान की सफाई करते देखा। देखते ही वह क्रोधित हो गया, जोर जोर से बोलना शुरू किया। शिक्षकों के अपमान का भी निर्मिक होकर मुकाबला किया। तो पिताजी ने लेखक को क्या किया था? स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देखा था, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसा उगने लगा। किन बातों को सुनकर? कहते हैं जी कि अपने परिवार और पड़ोस के लोगों के द्वारा जूठन एकत्रित कर उसे चावल से भोजन करने की बात सोचकर, है ना। कहते हैं कि अपने परिवार और पड़ोस के लोगों के द्वारा जूठन एकत्रित कर, मतलब जूठा जो बचता है ना, एकत्रित कर उसे चाव से भोजन की बात सोचकर, है ना, सोचकर लेखक सिहर जाता है। मालिक के यहाँ शादी ब्याह आदि का भोज
होने पर ये दलित लोग जूठन एकत्रित करते थे। जूठी पूरियों को सुखाकर ये लोग बड़े चाव से खाते थे। इन बातों का को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसा उगने लगा था कि बताओ, इंसान इतना भी गरीब हो जाता है कि मतलब कि पूरी जो होता है ना, उसे सुखा करके उसको खाते हैं, बड़े मन से खाते हैं। इसलिए लेखक के मन में थोड़ा सा कांटे जैसा चुभ गया था। अगला हमारा चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक है मलयज। कौन है? मलयज इसके लेखक हैं। हंसते हुए अकेलापन कहते हैं जी कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? कहते हैं जी कि डायरी लिखा जाना इसलिए मुश्किल है कि पूरी ईमानदारी से लेखक अपने जीवन यथार्थ को सामने रखता है। यह वास्तव में एक दहकता हुआ जंगल होता है। यह जीवन संघर्ष का प्रवक्ता होता है। इसमें शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है, इसलिए उसका लिखा जाना मुश्किल होता है। वैसे तो सभी रचनाओं में तटस्थता रहती है, परंतु डायरी में कुछ ज्यादा रहती है। कहते हैं कि डायरी लिखना, आप भी लिख कर देखना बच्चों, बहुत कठिन होता है। आज अपने दिन भर में क्या किया है उसको अगर डायरी में लिखना हो तो लिखते समय बहुत चुभता है, क्योंकि हम दिन में 10 झूठ बोलते हैं, 10 लोगों से बहाना बनाते हैं। उसको डायरी में कैसे लिखेंगे? बहुत चुभता है। डायरी लिखना मैंने भी स्टार्ट किया था, लेकिन लिखते समय बहुत अजीब टाइप का फील होता है, आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि लेखक किस डायरी की बात करता है? तो उत्तर है बच्चों कि लेखक बीमारी या अप्रिय घटना के डर की बात करता है। इस डर से उसे तनाव झेलना पड़ता है। इसी डर के कारण तो लोग प्रार्थना आदि करते हैं। इस प्रकार डर कमजोर मन के उपज होता है। कमजोर मन वाले को डर अधिक डर होता है। तो इसी डायरी की बात करते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन यह था कि लेखक किस डर की बात करता है। यहाँ पर मैंने शायद डायरी पढ़ दिया था। तो लेखक बीमारी या अप्रिय घटना के डर की बात करता है। यह डर हर किसी को रहता है। अगर आपको बोल दे कि आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आप अगर 200 रुपये भी कमाते तो आप खुश रहिएगा। लोग इसलिए ज्यादा कमाना चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में अगर कभी बीमारी हो जाए तो वो पैसा काम आए, इसलिए लोग कमाना चाहते हैं। तो ये है ना, लेखक बीमारी या अप्रिय घटना के डर की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन, अगला हमारा चैप्टर आता है तिरिच। तिरिच के कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश कौन है? उदय प्रकाश इसके हैं, उदय प्रकाश। तो कहते हैं जी तिरिच। तिरिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कहते हैं जी तिरिच छिपकली प्रजाति का एक बड़ा विषैला जीव होता है, जिसके काटने से आदमी का बचना कठिन हो जाता है। यह घुटन, बेबसी, संत्रास्त, कुंठा, शोषण, उत्पीड़न आदि से युक्त शहरी संस्कृति का प्रतीक है। इसे साहित्य में उत्तर आधुनिक त्रासदी कहा जा सकता है। तो तिरिच क्या है? आपने देखा, तिरिच छिपकली प्रजाति का एक ऐसा विषैला जीव है, एक बड़ा विषैला जीव होता है जिसके काटने से आदमी का बचना कठिन हो जाता है। इतना भी लिख दें तो काम हो जाएगा, इतना दूर तक। इधर नहीं भी लिखें तो काम चल सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेखक ने तिरिच को कब देखा था? तो उत्तर हमारा है कि एक तालाब के किनारे बड़े बड़े चट्टानों के ढेर था। तिरिच उसी में रहता था। ग्रीष्मकालीन मतलब कि गर्मी के समय दोपहरी में वह पानी पीने निकला। लेखक ने उसी समय तिरिच को देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आता कि तिरिच को कब देखा था। नेक्स्ट, अंतिम चैप्टर बच्चों शिक्षा जे कृष्णमूर्ति है ना, जे कृष्णमूर्ति इसके कौन है? इसके लेखक हैं। कहते हैं बच्चों जीवन क्या है? कहते हैं सांसारिक संकीर्णताओं, बंधनों और भय से मुक्त होकर सत्य की खोज करना जीवन है। यानी कि डर, बंधन से मुक्त होकर सत्य की खोज करना जीवन है। इसके लिए स्वतंत्र और निर्भीक होना आवश्यक होता है। इस प्रकार एक नूतन विश्व का निर्माण करना ही जीवन है। सीधा आप लिख सकते हैं इतना छोटा सा भी कि सांसारिक संकीर्णों, बंधनों और भय से मुक्त होकर जीना जीवन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जहां भय है वहां मेघ नहीं हो सकती, क्यों? जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, मेघा नहीं हो सकती, क्यों? कहते हैं कि महत्वाकांक्षा से चिंता या भय की उत्पत्ति होती है, अतः भय के रहने पर महत्वाकांक्षा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में निर्भीकता और स्वतंत्रता की स्थिति होती है, जबकि ठीक उसके विपरीत भय में अस्पष्टता और जटिलता होती है। यानी कोई देखो, जब भी आपको डर होगा तो कोई बात स्पष्ट नहीं होगा। भय और मेधा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। ऐसा समझिए ना कि एक है ना डर है, क्या है? एक डर है, एक क्या डर है, और एक क्या है निडर है, यानी कि डरना ही नहीं है। तो जहां डर है वहां निडर नहीं, जहां निडर है वहां डर नहीं।
एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो आंसर देखो, मेन बात यहीं पर बोला गया है कि भय और मेधा, मेघा है ना, भय और मेघा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सबसे पहली बात यहीं पर है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा कब व्यर्थ हो जाती है। यहां से आपके एग्जाम में टोटल मैंने जो आज पढ़ाया, यहां से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। शिक्षा कब व्यर्थ हो जाती है? तो उत्तर है बच्चों कि जब हम सांसारिक संकीर्णताओं या जड़ताओं से घिरे रह जाते हैं, तब शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। यानी सांसारिक चीजों में अगर आप उलझ के रह गए तो आपका शिक्षा व्यर्थ हो जाएगा। शिक्षा व्यक्ति को लोभ, मोह, पारंपरिक रूढ़िवादिता आदि से ऊपर उठाती है। यदि व्यक्ति इन्हीं जालों में फंसा रह जाता है तो शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। सिंपल सी बात है, शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार करके देख लीजिए। आपके एग्जाम में यहां से सिर्फ इस वीडियो से लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे। 5 टोटल है, लेकिन 4 कम से कम यहां से आएंगे और आपको एग्जाम में टोटल 5 ही बनाना है। ये आपका गद्य खंड है। अब अगला वीडियो जो अपना है ना आपका आएगा, है ना, एक और है ना, अच्छा एक और है जी, है ना, कि सत्य की खोज कौन कर सकता है। अच्छा ये क्वेश्चन और है ना, सत्य की खोज कौन कर सकता है? कहते हैं कि वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने वाला सत्य की खोज कर सकता है। वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने वाला सत्य की खोज कर सकता है, अर्थात पारंपरिक जड़ता या संकीर्णता से ऊपर उठकर स्वतंत्र और निर्भीक जीवन जीता है, वह सत्य की खोज कर सकता है। इसके लिए विद्रोह करने से भी पीछे नहीं हटना है ना। कहते हैं कि जो सत्यवादी होते हैं, जो सत्य की खोज कर सकते हैं, वो विद्रोह करने से भी डरते नहीं हैं। आपको इस वीडियो को 2 बार देखना है, कम से कम 2 गुने स्पीड में, और आपके एग्जाम में यहां से लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, ये आपका गद्य खंड समाप्त हो गया। अब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काव्य खंड को, और दोनों मिला करके आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको 5 बनाना है ना, और आप आसानी से बना लेंगे, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। आप इन दोनों वीडियो को देखें, बाकी की सारी चीजें मैंने डाल दी है सभी को, है ना। प्लेलिस्ट है इस वीडियो के नीचे, जाकर के उस पर क्लिक करके पूरा हिंदी का 50 नंबर का आप यहां से देख सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो एक दिन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी टोटल आपका हो जाएगा। 100 में से आप 70, 80, 90 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। धन्यवाद जी। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी देखने में बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद, लव यू।